गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर प्रेम बाफना, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, यूनिट फर्स्ट, प्लेटो। इसके पूर्व हमने प्लेटो के जीवन परिचय पर चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्लेटो के प्रमुख ग्रंथों के बारे में तथा राजनीतिक दृष्टि से कौन से ग्रंथ महत्वपूर्ण है, जिन ग्रंथों से हमें राजनीतिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही प्लेटो के चिंतन की पद्धति, प्लेटो ने अपनी सभी ग्रंथों की रचना में कौन सी शैली को अपनाया। प्लेटो के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रिपब्लिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसे राजनीति, दर्शन, तर्कशास्त्र, समाज नीति आदि के क्षेत्र में विश्व साहित्य की श्रेष्ठतम रचनाओं में सम्मिलित किया जाता है। उस रिपब्लिक की रचना के पीछे प्लेटो का क्या उद्देश्य रहा है, रिपब्लिक की विषय वस्तु क्या है, रिपब्लिक के महत्व, इन सब के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। प्लेटो ने कुल 36 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथों के नाम आप देख सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। यानी प्लेटो के राजनीतिक विचारों का ज्ञान मुख्यतः हमें इन्हीं 3 ग्रंथों से प्राप्त होता है। यद्यपि अपोलोजी और क्रीटो में भी प्लेटो ने व्यक्ति व राज्य के पारस्परिक संबंधों के विषय में लिखा है। अपोलोजी, क्रीटो, प्रोटेगोरस, इन ग्रंथों की रचना प्लेटो ने अपनी 34 वर्ष की उम्र के पूर्व ही कर ली थी। उसके बाद के 5-6 वर्ष में ही रिपब्लिक, फेडरस और फेडो की रचना की। स्टेट्समैन और लॉज की रचना प्लेटो ने 60 वर्ष की उम्र के बाद की थी। लॉज प्लेटो की अंतिम प्रसिद्ध पुस्तक है, जो जीवन के अंतिम चरण में लिखी। इसमें आदर्श की जगह व्यवहारिक अनुभव देखने को मिलता है। इस पुस्तक का प्रकाशन प्लेटो की मृत्यु के 1 वर्ष बाद हुआ था। प्लेटो का सर्वोत्तम ग्रंथ रिपब्लिक को ही माना जाता है। यह प्लेटो की महानतम रचना है। प्लेटो के चिंतन की पद्धति, प्लेटो ने अपने चिंतन में अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया है। प्लेटो के दर्शन में हमें द्वंद्वात्मक, निगमनात्मक, विश्लेषणात्मक, सोद्देशात्मक, सादृश्यात्मक तथा ऐतिहासिक आदि अनेक पद्धतियों का प्रयोग देखने को मिलता है। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति चिंतन की वह पद्धति है जिसमें प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। यह वार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसमें किसी विषय पर अपना मत प्रकट करने और दूसरे के विचारों को जानने की चेष्टा की जाती है, उसी व्यक्ति से जिसे कि विषय का ज्ञान होता है। ग्रीक जगत में यह विधि नई नहीं थी। प्लेटो ने यह पद्धति अपने गुरु सुकरात से ग्रहण की। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग 3 उद्देश्यों से किया है। पहला, सत्य के अन्वेषण हेतु, दूसरा, सत्य की अभिव्यक्ति और प्रचारित करने हेतु, और तीसरा, सत्य की परिभाषा हेतु। प्लेटो ने निगमनात्मक विधि का प्रयोग भी किया है, जिसे दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। इस विधि में कुछ सिद्धांतों को प्रथम अथवा आधारभूत माना जाता है। वे एक प्रकार के सामान्य सिद्धांत होते हैं, जिनसे कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस कारण इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति भी कहते हैं। प्लेटो के चिंतन में हमें
विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इस पद्धति में वस्तु के मौलिक तत्वों को पृथक पृथक करके अध्ययन किया जाता है ताकि संपूर्ण वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सके। प्लेटो ने सादृश्य विधि का प्रयोग भी किया है। प्लेटो इन्हें कहीं कलाओं से लेता है, कहीं प्रकृति और कहीं पशु जगत से लिए हैं। अपने सिद्धांतों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया है। इस प्रकार प्लेटो ने अपने चिंतन में किसी एक पद्धति का नहीं अपितु आवश्यकता अनुसार बहुत सी पद्धतियों का प्रयोग किया है। प्लेटो का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रिपब्लिक एक सामान्य परिचय। रिपब्लिक प्लेटो का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। रिपब्लिक को दोहरा शीर्षक प्राप्त है, एक गणराज्य और दूसरा न्याय के संबंध में। पुस्तक का प्रथम शीर्षक इस ग्रंथ में वर्णित आदर्श राज्य व्यवस्था की ओर संकेत करता है, वहीं दूसरा शीर्षक इस आदर्श राज्य व्यवस्था का मूल आधार न्याय होता है, यह इंगित करता है। प्लेटो ने लगभग 40 वर्ष की अवस्था में इस ग्रंथ की रचना की थी। विचारों की विविधता एवं संवादात्मक शैली की दृष्टि से यह अनुपम ग्रंथ है। रिपब्लिक में प्लेटो के दार्शनिक विचारों की समग्रता दिखाई देती है। इसमें अनेक विषयों का वर्णन है। रिपब्लिक की विषय वस्तु इतनी व्यापक है कि यह मानव जीवन के हर पहलू को अभिव्यक्त करती है, संपूर्ण मानव जीवन का चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें मुख्यतः अच्छे मनुष्य और अच्छे जीवन की समस्याओं पर विचार किया गया है। प्लेटो का मानना है कि अच्छा मनुष्य और अच्छा जीवन केवल अच्छे राज्य में ही संभव है, और वह अच्छा राज्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में यह बतलाया गया है। इसमें जीवन की अनेक जटिल समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ है। यह संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है। ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी नामक पुस्तक में सेबाइन लिखते हैं, रिपब्लिक किसी एक प्रकार का शोध प्रबंध नहीं है और न ही यह राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान इनमें से किसी एक का अंग है। यद्यपि इसमें यह सभी कुछ है और इससे अधिक भी, क्योंकि कला, शिक्षा और दर्शन को भी इसमें स्थान दिया गया है। रिपब्लिक का आरंभ आचार शास्त्र और नैतिक दर्शन की समस्याओं से होता है। न्याय क्या है? प्रारंभ में यही प्रश्न किया गया है। न्याय एवं मानव आत्मा के नैतिक गुणों का विशद वर्णन करने के कारण इसे आचार शास्त्र का ग्रंथ भी कहा गया है। प्लेटो ने नैतिक गुणों के विकास के लिए, आंतरिक उन्नति के लिए शिक्षा को अनिवार्य माना। रिपब्लिक में प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना का विशद एवं सम्यक विवेचन किया है और उत्तम शासन के लिए शासक या संरक्षक वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य बताई है। इसके शिक्षा अध्याय को देखकर ही फ्रेंच दार्शनिक रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ न होकर शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह अध्यात्म शास्त्र का भी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को प्रतिपादित किया गया है। अर्नेस्ट बार्कर ने अध्ययन की दृष्टि से रिपब्लिक को 5 भागों में बांटा है। पहला भाग है आध्यात्मिक भाग। इसमें अच्छा, भला या नेक क्या है, इस प्रश्न पर विचार करते हुए प्लेटो ने इन शब्दों की परिभाषा की है और सब भौतिक पदार्थों में एक ही तत्व की विद्यमानता बताई है। समस्त भौतिक पदार्थों तथा अच्छाई का निवास सत्य में है। इस भाग में प्लेटो एक रहस्यवादी के रूप में हमारे समक्ष आता है।
दूसरा भाग है नैतिक दर्शन। इस भाग में मानव आत्मा के गुणों के बारे में बताया है और बताया गया है कि न्याय के संयोग से ही आत्मा पूर्णता प्राप्त करती है। प्लेटो नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में कोई अंतर नहीं समझता। राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। व्यक्ति और राज्य दोनों के सद्गुण समान है और इसी धारणा के आधार पर प्लेटो का नैतिक दर्शन उसकी राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार बन गया है। तीसरा भाग है शिक्षा। इस भाग में आदर्श राज्य के निवासियों के लिए शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया है। प्लेटो ने सौदेश्य शिक्षा पर बल दिया है और शासकों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। प्लेटो का मानना है कि आदर्श राज्य का संचालन इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त दार्शनिक शासकों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन के निर्माण के लिए श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली का होना आवश्यक है। चौथा भाग है संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। इसमें वर्ग विशेष के लिए स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। प्लेटो के अनुसार जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। प्लेटो का यह दृढ़ विश्वास था कि शासन सत्ता केवल उन्हीं लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त हो और इहलौकिक आकर्षणों के परे हो। राजनीतिक अधिकार और आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए। पांचवा और अंतिम भाग है आदर्श राज्य का पतन। इतिहास के परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में बताया है कि यदि आदर्श राज्य की विद्यमानता के लिए आवश्यक अवस्थाओं को नियंत्रित नहीं किया गया तो आदर्श राज्य एक निरंकुश और आततायी राज्य में परिणत हो जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रिपब्लिक प्लेटो की अमर कृति है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें मानव जीवन का दर्शन निहित है। रिपब्लिक की रचना के उद्देश्य पर जब हम बात करते हैं तो कहा जा सकता है कि प्लेटो ने अपने इस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की रचना कुछ निश्चित व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर ही की थी। प्लेटो रिपब्लिक के माध्यम से सोफिस्ट विचारकों द्वारा प्रतिपादित आत्मतृप्ति के सिद्धांत को गलत साबित करना चाहता था। प्लेटो ने इस निरंकुश व्यक्तिवाद का विरोध कर राज्य के जैविक रूप का प्रतिपादन किया। प्लेटो का मानना है कि राज्य और व्यक्ति के हित में कोई विरोध नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। एक न्यायी और बुद्धिमान शासक वही है जो जनहित के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में बिल्कुल कष्ट का अनुभव नहीं करे, अर्थात अपना सर्वस्व बलिदान करने में आनंद की अनुभूति करता हो। प्लेटो के इस विचार को बार्कर ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि प्लेटो के राजदर्शन का लक्ष्य एक ऐसे सुदृढ़ और निष्पक्ष शासन की स्थापना करना था जिसमें न तो अमीर गरीब पर और न गरीब अमीर पर शासन कर सके, वरन जो दोनों के ऊपर हो या कम से कम जिसमें दोनों संयुक्त रूप से भागीदार हो। प्लेटो का रिपब्लिक की रचना का जो दूसरा उद्देश्य दिखाई देता है वह यह है कि तत्कालीन एथेंस के प्रजातंत्र में प्रचलित लोटरी द्वारा नियुक्ति की प्रथा का अंत करना। इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पद के लिए योग्य समझा जाता था। प्लेटो ने शासन संचालन को एक कला माना और कला के लिए प्रशिक्षण को आवश्यक माना। प्लेटो चाहता था कि प्रशिक्षित व्यक्ति ही शासकों के रूप में कार्य करे और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिपब्लिक में जिन दो शासन साधनों के प्रयोग पर बल दिया गया है वे है विशेषीकरण तथा एकीकरण। रिपब्लिक की रचना का तीसरा उद्देश्य कुशासन का अंत कर सुशासन की स्थापना करना। तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में शासक वर्ग द्वारा शासन शक्ति का
दुरुपयोग किया जा रहा था। शासक वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा हुआ था। प्लेटो ने इसका जो प्रमुख कारण माना वह यह था कि राज्य की तरफ से शिक्षा व्यवस्था का न होना। प्लेटो ने शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। प्लेटो ने मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार शिक्षा को माना और इसीलिए राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर प्लेटो बल देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का अपने इस महान ग्रंथ रिपब्लिक की रचना का जो मूल उद्देश्य है वो समाज में व्याप्त हिंसा, शोषण, सतत संघर्ष, स्वार्थपरता जैसी व्याधियों का अंत कर समाज को इनसे मुक्त कर स्वस्थ और आदर्श रूप प्रदान करना।